सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 5th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापन। ओके, इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा भी दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उसे देख लीजिए, फिर आप इसको देखिए, ताकि आपको इस पार्ट में को समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है चौथा आम चुनाव 1967 में, जो कि हुआ था। ओके, आम चुनाव क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको इस बुक के सेकंड चैप्टर में बता दिया था, मैं फिर से तब भी आपको बता दूं याद दिलवाने के लिए। आम चुनाव होता है जिसमें आम जनता भाग लेती है। ठीक है, किस प्रकार से भाग लेती है? आम जनता वोट डालकर आती है। ओके, फिर उसके बाद जो पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली होती है, वो पार्टी जीतती है, जिसके पास बहुमत होता है। ओके, लोकसभा के चुनावों की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए। ओके, पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है, ये वाला है चौथा आम चुनाव। ये वाला जो चौथा आम चुनाव था, ये वाला आम चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए काफी डिफरेंट था और आम चुनावों से, क्योंकि जो पिछले आम चुनाव जो हुए थे, उन उस समय नेहरू कांग्रेस में थे। और पिछले ही पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1964 में नेहरू की डेथ हो जाती है। ठीक है, और अब जो हो रहा है चौथा आम चुनाव कब हो रहा है? 1967 को। तो ये वाला आम चुनाव जो है, नेहरू के बिना लड़ा जा रहा था। ओके, देखो, चौथा आम चुनाव फरवरी 1967 को हुए थे। ठीक है, जिसमें कांग्रेस को बहुत बहुमत तो मिला। ठीक है, बहुमत तो मिला। बहुमत आपको पता है ना, आधे आधे वोट, आधे से 1% ज्यादा वोट। ठीक है, जैसे कि 400 सीट पर चुनाव हुआ है, तो 201 सीट मिली है किसी एक पार्टी को। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? बहुमत माना जाएगा कि हाँ भाई, इस वाली पार्टी को बहुमत मिला है। ओके, लेकिन मतों में कमी आ गई थी। ठीक है, बहुमत तो मिला, लेकिन जो सीट मिली थी, जो सीट भर भर के बल्क में मिला करती थी कांग्रेस को, उतनी सीट अब नहीं मिली थी इस वाले आम चुनाव में। ठीक है, 283 सीटों पर ही सिमट कर कांग्रेस रह गई थी, जो कि 400 पार भी जा रही थी बार बार। ठीक है, वो 283 सीटों पर ही सिमट के कांग्रेस रह गई थी। 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। ओके, और 2 राज्य ऐसे भी थे जिनमें दल बदल के कारण कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। ठीक है, 2 राज्य ऐसे भी थे। तो टोटल कितने हो गए? 7 और 2 जवानों। ठीक है, 9 राज्यों में कांग्रेस को जो है सरकार उनकी नहीं बन पाई। ओके, देखो, अर्थात कुल राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि वो राज्य थे कौन कौन से, तो पहला था उत्तर प्रदेश, दूसरा था मध्य प्रदेश, तीसरा था हरियाणा, चौथा पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, मद्रास। ठीक है, इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी, सीटों में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। ठीक है, अब देखो कारण क्या था, क्यों भाई इतनी कम सीट क्यों मिली कांग्रेस को, जबकि पहले पिछले आम चुनावों में कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें प्राप्त हो रही थी। ठीक है, देखो, कारण क्या था? एक तो आर्थिक संकट। ठीक है, भाई फाइनेंशियल क्राइसिस देश में चल रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार थी। ठीक है, बहुत ही बेकार स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब अकाल। ओके, खाद्यान्न संकट देश में चल रहा था। ये मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल चल रहा था, तब सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, खाद्यान्न संकट आया हुआ था, हम पे जो है हमले हो रहे थे। एक बार चाइना ने हम पे हमला किया था। ठीक है, नेहरू के कार्यकाल में। एक बार फिर शास्त्री जी के कार्यकाल में पाकिस्तान ने हमला किया था। पाकिस्तान को तो खैर हरा दिया था भारत की सेना ने। ठीक है, तो खाद्यान्न संकट आया हुआ था। ठीक है,
खाद्य पदार्थों की देश में बहुत ज्यादा कमी थी अकाल पड़ने के कारण, क्योंकि भयंकर अकाल भारत में पड़ा हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई हुई थी। ठीक है। अब भाई ये सारी सिचुएशंस जो है देश में चल रही थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हड़ताल, बंद, धरना और प्रदर्शन जैसी एक्टिविटीज देश में होने लगी इन सब चीजों के कारण। ठीक है। तो इन्हीं सब वजह से कांग्रेस को सीटें कम मिली। ठीक है। जनता का विश्वास मत कांग्रेस हारने लगी। ठीक है। ये सब सिचुएशंस क्रिएट हो जाने की वजह से। ओके। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है। भले ही सीट कम थी कांग्रेस के पास, लेकिन बहुमत तब भी कांग्रेस के ही पास था। ठीक है। बहुमत कांग्रेस को ही प्राप्त हुआ था, भले ही कम सीटें मिली हों। और फिर प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। ठीक है। देश की ये तीसरी प्रधानमंत्री थी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री यही थी। फर्स्ट फीमेल पीएम हमारे देश की थी इंदिरा गांधी। ओके। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया? देखो, रुपये का अवमूल्यन किया था इन्होंने। ठीक है। रुपये का जो है अवमूल्यन किया था। आप कहेंगे आपको कि अवमूल्यन क्या होता है? मुद्रा को गिरा देना। ठीक है। मुद्रा को गिरा देना। ओके। $1 तब 5 रुपए के बराबर आ गया था। ठीक है। $1 5 रुपए के बराबर आ गया था। ठीक है। मुद्रा जो है गिरा दी गई थी। ओके। 1967 के आम चुनावों से ही गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ था, अर्थात गठबंधन सरकार का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। देखो, गठबंधन क्या होता है, गठबंधन सरकार क्या होता है? जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिला, ठीक है, स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं प्राप्त हो पाया, तो क्या होता है? दो या दो से अधिक पार्टी अपनी भाई सलाह मिलाकर एक ग्रुप बनाती हैं। ठीक है। एक गुट बना लेती हैं, जिसको कहा जाता है गठबंधन, और फिर वो ग्रुप में सरकार बनाते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक पार्टी एक साथ मिलकर के सरकार बनाती हैं जब उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला होता किसी भी पार्टी को। ठीक है। देखो, तब कौन सा बना था? संयुक्त विधायक दल के नाम से गठबंधन हुआ था। ठीक है। तब संयुक्त विधायक दल के नाम से एक गठबंधन हुआ था। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गठबंधन की राजनीति का शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हुई थी 1967 के आम चुनाव से। ठीक है। एमसीक्यू में अगर बाई चांस पूछ लिया जाए। ठीक है। 1967 के आम चुनावों से गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और गठबंधन बना कौन सा था? संयुक्त विधायक दल। ओके। इन्हीं चुनावों से दल बदल की राजनीति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। दल बदल की राजनीति, आपने काफी बार इस टर्म को जो है सुना होगा। ओके। और इसको हम आया राम गया राम भी कहते हैं। ठीक है। दल बदल को हम आया राम गया राम भी कहते हैं। अब देखो, ये होता क्या है। देखो, जैसे एक व्यक्ति है, उसने मान लो कांग्रेस से चुनाव लड़ा, अब वो जीत गया, और फिर वो जीतने के बाद क्या करता है ना, मान लो कि वो बीजेपी में चला गया, जीतने के बाद वो बीजेपी में चला गया। ओके। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? दल बदलना। ठीक है। दल बदल की राजनीति। ठीक है। और आया राम गया राम भी हम इसको बोलते हैं। देखो, हुआ क्या था, कहाँ से ये टर्म जो है प्रसिद्ध हुई? हरियाणा के गया लाल कांग्रेस के एमएलए थे। ठीक है। गया लाल उनका नाम था, एमएलए थे कांग्रेस के। ठीक है। ये चुनाव जीत गए थे, तथा ये चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को छोड़कर किसी और दल में चले गए थे। ठीक है। ये पहले कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा एमएलए के लिए। ठीक है। फिर ये जीत गए और फिर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, फिर ये किसी और दल में चले गए, और फिर कुछ समय बाद ये वापस कांग्रेस में आ गए थे। ठीक है। गया लाल ने 15 ही दिनों के भीतर भीतर 3 बार दल बदल लिए थे। ठीक है। तो इसी को ही दल बदल की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा ये प्रक्रिया कहाँ पे हुई थी? यूपी, एमपी, हरियाणा, इन राज्यों में सबसे ज्यादा ये दल बदल की प्रक्रिया हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है गैर कांग्रेसवाद। ठीक है। देखो, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राम मनोहर लोहिया ने किया था। ठीक है। ये जो टर्म है गैर कांग्रेसवाद, इस टर्म का सबसे पहला प्रयोग किया था राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है। गैर कांग्रेसवाद की नीति का प्रारंभ राम मनोहर लोहिया ने किया था।
ठीक है, या तो ये बात कह लो कि भाई इस टर्म का सबसे पहले यूज राम मनोहर लोहिया ने किया था, या फिर ये कह लो कि गैर कांग्रेसवाद की नीति का प्रारंभ राम मनोहर लोहिया ने किया था। दोनों में से एक भी बात कह लो, सेम ही बात है। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। ओके, देखो ये है क्या। सबसे पहली बात, ये एक नीति है गैर कांग्रेसवाद। ठीक है, ये एक नीति है। ओके, कांग्रेस को हारने या फिर सत्ता से हटाने के लिए विरोधी पार्टी के द्वारा बनाई गई रणनीति को ही गैर कांग्रेसवाद की नीति कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस जो है सत्ता में जम करके जो बैठ गई थी, तो जो विपक्षी दल थे, जो विरोधी पार्टियां थी, वो कांग्रेस को हराने के लिए या सत्ता से हटाने के लिए जो भी अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाती थी, उसी स्ट्रेटेजी को गैर कांग्रेसवाद कहा जाता था। ठीक है, इस टर्म की स्टार्टिंग किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है कांग्रेस में विभाजन। ओके, कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट नाम का ना ग्रुप था, और इस सिंडिकेट ग्रुप में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली किस्म के नेता थे। देखो ये लिखा भी है, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली या ताकतवर लोगों का एक समूह का नाम सिंडिकेट था। ठीक है, क्या था? सिंडिकेट इस समूह का नाम था, और इसमें बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर लोग इसमें थे, इस समूह में। मतलब इस प्रकार के लोग जो अगर कांग्रेस की तरफ से खड़े हो जाए ना, तो वो पार्टी मतलब जीतनी ही जीतनी है। इतने ये पावरफुल लोग थे कि जो भी ये कहते थे वही फैसला लिया जाता था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को भी सिंडिकेट के कहने पर ही प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इंदिरा गांधी को भी सिंडिकेट के कहने पर ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो आप अब अनुमान लगा सकते हैं सिंडिकेट कितने पावरफुल थे। ठीक है, देखो इस समूह इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में अहम योगदान दिया था। ठीक है, इस समूह ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में अहम योगदान दिया था। ठीक है, सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य मतभेद हो गए थे। ठीक है, अब भाई इनके बीच जो है ना, सिंडिकेट के और इंदिरा गांधी के बीच जो है मनमुटाव हो गया था, मतभेद हो गया था। वो क्यों हुआ था? देखो, सिंडिकेट कुछ और चाहते थे और इंदिरा गांधी कुछ और चाहती थी। ठीक है, सिंडिकेट क्या चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे ना, उसमें सिंडिकेट तो ये चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, लेकिन इंदिरा गांधी ये बात नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी जो है ये बात नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़े, क्योंकि इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी में पहले से ही मनमुटाव हो रखा था। ठीक है, इनमें पहले से ही मनमुटाव हो रखा था, तो इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। ठीक है, तो फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट से अलग होकर वीवी गिरी को समर्थन दे दिया। ठीक है, वीवी गिरी को समर्थन दे दिया, और वीवी गिरी को बोला कि भाई आप जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो, मैं आपको सपोर्ट दूंगी, चिंता मत करो, आप ही जीतोगे। ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा करवा दिया। ठीक है, तो सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य मतभेद हो गया इसी कारण। ठीक है, जिससे क्या हुआ? कांग्रेस दो भागों में बट गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ? कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक सिंडिकेट वाले की तरफ हो गए आधे लोग, और आधे लोग इंदिरा गांधी की तरफ हो गए। ठीक है, चुनाव का परिणाम क्या निकला फिर? नीलम संजीव रेड्डी हार गए। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी हार गए, मतलब कि सिंडिकेट हार गए, क्योंकि सिंडिकेट ही चाहते थे ना कि नीलम संजीव रेड्डी जीते, तो सिंडिकेट हार गए। ठीक है, जिससे विरोध और अधिक बढ़ गया। ठीक है, जिससे कि सिंडिकेट और ज्यादा छिड़ गए इंदिरा गांधी से कि हमारी इसने तो भाई हमारी बात नहीं मानी, हमारी अवहेलना कर दी इसने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने और ज्यादा इनके बीच मनमुटाव आ गया। ठीक है, और गहरी खाई हो गई बीच में। ठीक है, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक है, इनको जो है पार्टी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, निष्कासित इन्होंने कर दिया। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया इसी कारण से। ठीक है, अब इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी।
ठीक है। देखो, सिंडिकेट के जो नेतृत्व वाली कांग्रेस थी, उसको तो कहा जाता था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया था, जो कि पुरानी कांग्रेस है। ठीक है, पुरानी कांग्रेस भी इसको कह देते हैं, जो कि समय के साथ साथ प्रभावहीन हो गई थी 1971 के बाद। 1971 के बाद ये एकदम प्रभावहीन हो गई थी। ठीक है, पुरानी कांग्रेस ये थी, इसका नाम क्या था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ओ भी इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कांग्रेस ओ। ठीक है, और जो नई कांग्रेस है, जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है, इसको कहा जाता है कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट नाम इसको दिया, जो कि नई कांग्रेस है। ठीक है, नई कांग्रेस भी इसको बोल देते हैं। और जो वर्तमान में ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये सब हैं, ये इसी वाली कांग्रेस में है, कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, ये इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कांग्रेस आर भी बोलते हैं, और ये वर्तमान में पार्टी ये सक्रिय है हमारे देश में। ठीक है, और ये पुरानी वाली जो थी ये प्रभावहीन हो गई 1971 के बाद। ओके, तो उपरोक्त प्रकार ये जो सब मैंने आपको पूरा ये सीन बताया, इसी प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हो गया और ये दो पार्ट्स में बट गई। ठीक है, आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और वरदान आईएचएस को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी यहाँ से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।